जी नीलम जी आप आ गई। नीलम जी एक बार चेहरा दिखा लीजिए, हम लोग श्योर हो जाएं। आवाज जा रही है मेरी? जी जी विनय आ भाई, रही आ रही आवाज है। आ है। रही है आपकी। आ ओके रही ओके, है। शुक्रिया शुक्रिया। शुरू करें फिर। लाइव हो चुका है। आप सभी को, सम्मानित मंच को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। मैं श्वेता दीप्ति काठमांडू नेपाल से हिमालिनी की विशेष प्रस्तुति जीवन की रंग रिश्तों के संग। इससे पहले हिमालिनी ने अपनी इस श्रृंखला में जीवन के रंग दो गीतों के संग। कृपया आप लोग अपना अपना म्यूट कर लें। पहली श्रृंखला में हिमालिनी ने था जीवन संग, और उसकी ये अगली कड़ी है जीवन के रंग रिश्तों के संग। हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी परंपरा, त्योहार कल है रक्षाबंधन, जिसे ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उसमें आप सब आवाज अच्छे से नहीं आ रही है की आपकी। उपस्थिति एक छोटे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आभार व्यक्त करूं मैं आज की इस तकनीक को भी। श्वेता मैम, आवाज नहीं आवाज आ रही अच्छे मेरी? से नहीं, बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है, कट रही है, बहुत ज्यादा कट रहा है बीच में। आवाज कुछ डिस्टर्ब है। फिर तो ये नेट का प्रॉब्लम है। आपकी श्वेता दी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ तो आ रही है ठीक से। प्रदीप जी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? चलिए आप, जी जी सुनना है, आप कंटिन्यू यानी रखिए। कंचना जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कट मैं के आ बात रही कर है, रही थी रिश्तों की। कंचना जी आपके यहाँ फिर नेट का प्रॉब्लम है। आज की इस व्यस्ततम जीवन में रिश्तों की जो बातें होती हैं, जो हम जीते हैं जिन रिश्तों को, म्यूट कर लीजिए प्लीज। उन रिश्तों में कहीं भावनाओं के लिए हम किसी धन या किसी व्यापारिक दृष्टिकोण को नहीं जीते, बस दिल को जीते हैं। उसी दिल के रिश्ते को समझ जीवन के रंग रिश्तों के संग। आज हमारे बीच जो भी गणमान्य अतिथि हैं, मैं एक संक्षिप्त परिचय दूं। दस्त है जी, बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं। इनको मैंने सुना है अक्सर, काफी यूट्यूब पर इनके जो प्रस्तुति है वो मैंने देखा है। नीलम जी अच्छा लिखती हैं, उन्हें आज सुनने का मुझे अवसर मिलेगा। और विनय जी को मैं पिछले 30-32 सालों से जानती हूँ और मुझे पता है कि वो बहुत ही संवेदनशील और भावुक कवि हैं। अच्छा लिखते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, पर काफी लंबे अरसे के बाद शायद मैं उन्हें भी इस तरह सामने बैठ के सुनूंगी। तो मैं स्वागत करूं आप सभी का पुनः इस मंच पर। और आज मैं उस कवि को भी याद करने जा रही हूँ जिनकी 110वीं जयंती मनाई जा रही है। वो नेपाल और भारत से उनका एक सा संबंध है। आज के दिन
उन्हें इसलिए याद चाहूंगी, महत्वपूर्ण रहा भारत के लिए। आप सभी शायद इस कविता से चिंगारी बाग जाग में ज्वाल बनूं, तू बन जा आज संती चोला तेरा, मैं भी सज लूं लाल बनूं, तू भगनी बन क्रांति करा ली, मैं भाई विकराल बनूं। या हंसी वाला तू आंगन की ज्योति बहन री, मैं तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गतिमती भगनी की दोनों मंगल मोद बनी। यह अपराध कल चल तबियत बहला, डूबा कूल किनारा है, यह उन्माद बहन को अपना भाई उतारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आजाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। समर्पित आज भी उन योद्धाओं को, उन सैनिक भाइयों को जो जगते हैं तो हम सोते हैं, जिनकी तत्परता, जिनकी सजगता हमें निश्चिंत करती है, जो हमारे लिए सरहदों पे तैनात होते हैं, जिनके लिए मौसम की कोई मार, कोई अहमियत नहीं रखती। एक बहन और मुझ जैसी कई कई बहनों के दिल की ये दुआ होती है, उन्हें करें। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद, बहन का प्यार, और वही है रक्षाबंधन का त्योहार। तो कल के इस जो देश विदेश कहीं भी किसी कोने में है, उन सबको मैं आज की शाम समर्पित करती हूँ, अपनी शुभेच्छा समर्पित करती हूँ, अपनी अपने और अपने जैसी हर बहनों की तरफ से आशीर्वाद समर्पित करती हूँ। आइए मैं कंचना झा को सौंपती हूँ, जो आपसे मुखातिब होंगी और आपसे बात। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सबों में मेरा। हिमालनी टीवी की प्रस्तुति जीवन के रंग रिश्तों के संग, मैं कंचना झा आप सभी विद्वत वर्ग का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, हिमालनी टीवी की तरफ से आप सभी का, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे साथ हैं आज, उन सभी को रक्षाबंधन, इस पवित्र बंधन के इस डोर राखी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। जीवन की डोर बंधी है कुछ रिश्तों के संग, ये रिश्ते नाते ना हो तो जीवन बेरंग हो जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अकेला रह ही नहीं सकता। अपना गम, अपनी खुशी, अपनी पीड़ा, अपनी हंसी उसे बांटनी है तो डोर चाहिए ही। और ये डोर अगर राखी का हो, रक्षाबंधन का हो, तो फिर क्या कहना। चलिए बनते हैं आज इस पवित्र डोर में और जुड़ते हैं हिमालनी की प्रस्तुति जीवन के रंग रिश्तों के संग से। मैं इन पंक्तियों के साथ शुरू कर रही हूँ कि लड़ना झगड़ना है इस रिश्ते की शान, रूठ कर मनवाना ही तो है इस रिश्ते का मान, भाई बहन में बसती है एक दूजे की जान, और करता है भाई बहन के पूरे अरमान। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं
नीलम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभी तक वो आई नहीं है, देखा नहीं है मैंने उन्हें। नीलम जी, आप सुन रही हैं हमें? उनकी जगह करुणा जी को बुला लें। अच्छा ठीक है, तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले करुणा जी के बारे में मैं आवाज दे रही हूँ करुणा जी को। तो करुणा जी के लिए करुणा जी के थोड़ा थोड़ा सा पहले मैं करुणा जी से के बारे में आप सबों को परिचित करवा दूं करुणा जी से। तो करुणा जी नेपाल सप्तरी राज विराज से हैं। साहित्य के साथ साथ ये रेडियो क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं जीवन पथ पर चलते चलते, और बहुत से मंचों पर इन्होंने अपना काव्य पाठ किया है। बहुत से सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। करुणा जी को आवाज देने के लिए मैंने उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा करुणा जी। कि बंधन एक भाव का, बंधन एक रिश्ते का, बंधन समाज का, बंधन परिवेश का, आपसे जुड़ी हूं मैं, बंधी हूं मैं, क्योंकि एक अनमोल रिश्ता है आपसे, क्योंकि हम और आप एक ही जगह से आते हैं। मैं आवाज दे रही हूँ करुणा झा जी को। मंच पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जी कंचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं श्वेता दीप्ति जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे आज मौका दिया जीवन के रंग रिश्तों के संग के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक रिश्तों में बंधा होता है, भावनाओं में बंधा होता है। यदि रिश्तों की डोर ना हो तो शायद हम मानव में जो कुछ भी मानवता है वो आज नहीं होती। तो कल हमारा बहुत बड़ा पर्व है रक्षाबंधन का त्योहार, जिसे हम भाई बहन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं पूरे भारत और नेपाल में। तो मैं रक्षाबंधन के इस पावन उत्सव पर सभी भाई बहनों को समर्पित एक अपनी रचना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और पुनः मैं कंचना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वो उन्होंने मुझसे अपना जो रिश्ता जोड़ा, हम एक ही जगह के हैं, बिल्कुल हम सब एक ही जगह के हैं। और हम कहीं भी रहें, हमारे दिल में अपना देश बसता है और अपनी मातृभूमि बसती है। तो मैं अपनी ये रक्षाबंधन की अब चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित कर रही हूँ। रक्षा का बंधन हो, बंधन की रक्षा हो, रक्षा का बंधन हो, बंधन की रक्षा हो, जीव जगत जितने हैं सबकी समीक्षा हो। कोई न भूख से मरे, न कोई अवहेलित हो, कोई न भूख से मरे, ना कोई अवहेलित हो। भाई बहन दोनों ही सत्कर्मों से प्रेरित हो, भाई बहन दोनों ही सत्कर्मों से प्रेरित हो। ऐसा न वक्त आए जीवन कुम्हला जाए, ऐसा न वक्त आए जीवन कुम्हला जाए। हर घड़ी स्नेह परस मन को सहला जाए। रक्षा का बंधन हो, बंधन की रक्षा हो। अग्नि की परीक्षा में, अग्नि की परीक्षा में वायु को ये शिक्षा हो। दग्धे नहीं, दग्ध नहीं करे जीवन, हंसने की शिक्षा हो। दग्ध नहीं करे जीवन, बस हंसने की शिक्षा हो। धन्यवाद। और रक्षाबंधन पर सभी भाई बहनों को मैं शुभकामना व्यक्त करती हूँ। और कंचना जी पुनः कहें तो मैं अपनी एक और रचना प्रस्तुत करूं। जी जरूर जरूर। ये मेरी रचना, इसका शीर्षक है हालात। सारे जहां है आज परेशान, सारा जहां है आज परेशान, मैं भी सोचूं तू भी सोच। सारा जहां है आज परेशान, मैं भी सोचूं तू भी सोच। खतरे में है सबका ईमान, मैं भी सोचूं तू भी सोच। महंगाई है आसमान पर, महंगाई है आसमान पर, जीना हो गया दुभर। महंगाई है आसमान पर, जीना हो गया दुभर। मुश्किल कैसे अब हो आसान,
मैं भी सोचूं तू भी सोच। मुश्किल कैसे अब हो आसान, मैं भी सोचूं तू भी सोच। भाई का दुश्मन भाई बना है, भाई का दुश्मन भाई बना है, नफरत का बाजार खुला है। होता है हर्षू खूने अरमा में, होता है हर्षू खूने अरमा में। मैं भी सोचूं तू भी सोच। कैसे मसले हल हों अपने, कैसे मसले हल हों अपने, कैसे अंधेरा दूर हो अपना। कैसे मसले हल हों अपने, कैसे अंधेरा दूर हो अपना। दर्दे दिल का क्या है अरमा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। कलियां है सहमी गुल है खंदा, कलियां है सहमी गुल है खंदा। उलझन में है अहले गुलिस्तां। कैसे रफू हो चाके गरीबा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मैं भी सोचूं तू भी सोच। मयक खरों के बीच में रहकर खुद को बचाया जाए कैसे। काम बहुत मुश्किल है हो जाना, काम बहुत मुश्किल है जाना। मैं भी सोचूं तू भी सोच। इल्म के नूर से रौनक होगा जग, इल्म के नूर से रौनक होगा जग। दूर जहालत का हो अंधेरा, कैसे हो हासिल तख्ते सुलेमा। मैं भी सोचूं तू भी सोच, मैं भी सोचूं तू भी सोच। सारा जहां है आज परेशान, मैं भी सोचूं तू भी सोच। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन। मैं भी सोचूं तू भी सोच। बहुत ही बेहतरीन कविता। आज का समय ही कुछ इस तरह का है कि सोचने पे हम और आप सब कोई मजबूर हो रहे हैं। एक तो कोरोना, और मैं तो कहती हूँ कि कोरोना को बहुत बहुत धन्यवाद भी कि हम लोग इस तरह जुड़ सके। अगर कोरोना ना होता तो शायद हम लोग इस तरह से जुड़ भी नहीं पाते। जी अ, खैर, मैं अब जिस व्यक्तित्व को मैं आवाज दे रही हूँ, मेरे ख्याल से नीलम भी नहीं आई है ना। मैं प्रदीप जी को बुला लेती हूँ। जी बुला लीजिए प्रदीप जी को। नीलम जी को पता नहीं आ रही है जा रही है, कहाँ है। हाँ, वही तो। कर्ण जी अ, अपना माइक म्यूट कर लें। तो अब मैं नीलम, जिस व्यक्तित्व को आवाज दे रही हूँ वो उत्तर प्रदेश से हैं। नाम है प्रदीप बहराइच जी। आप जनपद बहराइच के परिषदीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन विधा की बात करूं तो आप गीत, गजल, कविता, दोहा, मुक्तक में कलम चलाते हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं आ जाओ मधुमास में, जो कि एक काव्य संग्रह है। और प्रकाशित साझा काव्य संग्रह, जो मुझे आपके बारे में पता चला कि आपकी है मेरी रचना, साहित्य संदल, नीलांबरा, प्रांजल, नवखपुर और मेरी प्रकाशित है। आकाशवाणी लखनऊ से 4 बार और रेडियो रूबरू एफएम और रेडियो बागेश्वरी एफएम नेपाल से भी आपकी रचनाओं का प्रसारण हो चुका है। चलिए, ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा ये रहा कि हम लोगों ने नेपाल के होते हुए भी हम लोगों ने सुना नहीं आपको। लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको। और दूरदर्शन लखनऊ पर प्रसारित कार्यक्रम वंस मोर और साहित्य सरिता में काव्य आपने किया है। और प्रदीप जी, आपके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मिली आपसे नहीं तो क्या हुआ, मिली आपसे नहीं तो क्या हुआ, जानती नहीं हूं आपको, ऐसा तो नहीं है। पढ़ा है आपको और जाना है कविताओं की भाव से, और मिलना हो रहा है राखी के त्योहार पे। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण, हार्दिक स्वागत आपका। मंच आपका है। धन्यवाद कंचना जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों के संयोजन से हमारा स्वागत किया है। बहुत बहुत आभार श्वेता दीदी का, जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए हमें जोड़ा है। और इस मंच से उपस्थित सभी सुधीजनों का मैं स्वागत करता हूं। कल राखी का पवित्र त्योहार है।
मैं इस त्योहार पर कुछ अपने दोहे लेकर आया हूं और आप लोगों के समक्ष साझा कर रहा हूं। राखी राखी ही नहीं, राखी है संदेश। राखी राखी ही नहीं, राखी है संदेश। धागे की एक गांठ से मिट जाते हैं द्वेष, मिट जाते हैं द्वेष। राखी लाती है सदा खुशहाली के रंग, राखी लाती है सदा खुशहाली के रंग। बांध प्रीत की डोर से रखे सबको संग, रखे सबको संग। रक्षा बंधन हम सबका वो पवित्र त्योहार, रक्षा बंधन हम सबका वो पवित्र त्योहार। जिससे बढ़ता है सदा संबंधों में प्यार, संबंधों में प्यार। रक्षाबंधन का पर्व होता कब है, एक दोहा उस पे लिखने का प्रयास किया है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा मन हर श्रावण मास। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा मन हर श्रावण मास। मिलता इस संयोग से राखी का उल्लास, राखी का उल्लास। घर घर में खुशियां रहें, संबंधों में स्नेह। घर घर में खुशियां रहें, संबंधों में स्नेह। भाई यदि विश्वास है तो बहना है ने, तो बहना है ने। और एक अंतिम दोहा उन भाइयों को समर्पित है जिनके जीवन में बहन का प्यार नहीं है। राखी भाई बहन का मन भावन त्योहार, राखी भाई बहन का मन भावन त्योहार। जो भाई बिन बहन था उसको पीर हजार, उसको पीर हजार। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोहा बहुत ही अच्छा था। और क्या प्रदीप जी आप और कुछ कविताएं पढ़ेंगे? कि अगर आप चाहते हैं तो मैं एक गीत पढ़ रहा हूं। जी जरूर जरूर। मन को मन को छोटा कर लूं दुख में, तन को कहाँ छुपाऊं मैं। मन को छोटा कर लूं दुख में, तन को कहाँ छुपाऊं मैं। शब्दों में जो ना कह जाए कैसे उसे बताऊं मैं। मन को छोटा कर लूं दुख में। वंश समर्पित है। पर्वत सी पीड़ा इंगित है, कुसुम कुछ दिन और रहेंगे। पर्वत सी पीड़ा इंगित है, कुसुम कुछ दिन और रहेंगे। संकल्पों की अग्नि परीक्षा में हंसकर सारी पीर सहेंगे।
शांत करे जो आकुल मन को, शांत करे जो आकुल मन को, गीत कहाँ से गाऊं मैं, मन को छोटा कर लूं दुख में, तन को कहाँ छुपाऊं मैं, तन को कहाँ छुपाऊं मैं। व्यंग बाढ़ की आंधी में ढेर हजारों मील खड़ा है, व्यंग बाढ़ की आंधी में ढेर हजारों मील खड़ा है, खुला निमंत्रण समय दे रहा, भाग डरा श्रीहीन पड़ा है, निर्मम तीखे आघातों से, निर्मम तीखे आघातों से बचकर किधर से जाऊं मैं, मन को छोटा कर लूं दुख में, तन को कहाँ छुपाऊं मैं, तन को कहाँ छुपाऊं मैं। और इस गीत का अंतिम बंद, गहन मनन करता रहता हूँ हाथों और लकीरों में, गहन मनन करता रहता हूँ हाथों और लकीरों में, घूम रहा हूँ धर्मस्थल और उलझा रहूं फकीरों में, शूल से चुभते संबंधों को, शूल से चुभते संबंधों को किस तरह से निभाऊं मैं, मन को छोटा कर लूं दुख में, तन को कहाँ छुपाऊं मैं, तन को कहाँ छुपाऊं मैं। बहुत अच्छा प्रदीप जी, आज सुनना आपको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। मैंने भी आपको नहीं सुना था कभी, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने सच कहूं तो कल ही मैंने आपको सर्च भी किया और कल ही मैंने आपने जो एक दो पंक्ति लिखी हुई थी वो मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और सुनना उससे भी अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छी आवाज भी बहुत अच्छी थी, आपने गाया भी बहुत अच्छी तरह से। मैं अब हम लोगों के पास डॉक्टर नीलम सिंह जी आ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी आपका आज के मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो, और श्वेता मैम को तो विशेष तौर से, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया, इसीलिए सभी को बहुत स्वागत है। बड़ी प्रतीक्षा रही आपकी इस मंच पे। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तब आप नहीं थी जब हम लोग सभी का स्वागत कर रहे थे, आप नहीं थी मंच पे। जी खैर बात नहीं, तो मैं आपको आवाज दूं इससे पहले, क्योंकि मैं भी आपको नहीं ज्यादा अच्छी तरह से जानती थी, कोरोना जी भी नहीं जानती है मेरे ख्याल से, तो मैं आपका छोटा सा एक परिचय मैं आपका यहाँ करवा रही हूँ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। आपने कई सम्मानित संस्था जैसे कि ये प्रभाश्री फाउंडेशन, शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था, श्री सत्य संदेश साहित्यिक संस्था, हिंदुस्तानी एकेडमी और बहुत सी संस्थाओं में आपने अपना काव्य पाठ किया है। आपकी रुचि, आपने लिखा है कि आपकी रुचि देशाटन, लेखन, संगीत के साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखना, उसमें प्रकाशित करना, ये आपकी रुचि में आता है। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कि मंदाकिनी एक सरल अध्ययन, आधुनिक हिंदी काव्य, पीयूष एक अध्ययन, नरेश मेहता की काव्य यात्रा के साथ और भी बहुत सी है। और मैं आवाज दूं आपको मंच पे बुलाऊं उससे पहले मैंने आपके लिए भी दो पंक्तियां लिखी हैं। जरूर मैम, इरशाद फरमाए। जी जी जी, जरूर मैम, जरूर, स्वागत है। यूं ही मिलना नहीं हुआ है, यूं ही मिलना नहीं हुआ है मेरा और आपका, अचानक से बंधेंगे एक नए डोर से हम, फिर डोर राखी का हो या फिर दोस्ती का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, मंच आपका है। हाँ जी जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है। सबको प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। और मैं अपना मुक्तक के साथ मैं काव्य पाठ आरंभ कर रही हूँ। कुछ 2-3 मुक्तक के बाद मैं अपना कविता पाठ करूंगी, तो इजाजत है मैम? न हो भौरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए,
न हो भौरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते भी तन बेजान हो जाए, जैसे सांस के चलते भी तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल दुश्वार है लेकिन, हमें मालूम है मंजिल दुश्वार है लेकिन, तुम्हारा साथ मिल जाए तो सफर आसान हो जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए तो सफर आसान हो जाए। मेरा अगला मुक्तक है, हमारे ख्वाब की ताबीर तुम हो, हमारे ख्वाब की ताबीर तुम हो, बसी दिल में वही तस्वीर तुम हो, बसी दिल में वही तस्वीर तुम हो। यकी तुमको भले ही हो न इस पर लिखी जो हाथ में तकदीर तुम हो, लिखी हाथ में तकदीर तुम हो। कब चैन मिला करता है, कब चैन मिला करता है मन को खामोश तन्हाई में, हम रहे ढूंढते खुद को अपनी ही परछाई में, हम रहे ढूंढते हैं खुद को अपनी ही परछाई में। आहें सब कैद हुई लब में आंसू आंखों के सूख गए, आहें सब कैद हुई लब में आंसू आंखों के सूख गए। जाने कितने हैं जख्म छिपे इस दिल की गहराई में, जाने कितने जख्म छिपे हैं इस दिल की गहराई में। मेरा आखिरी मुक्तक है, चले जब राह अनजानी, चले जब राह अनजानी भटकते रह गए दोनों, चले जब राह अनजानी भटकते रह गए दोनों। जमाने की निगाहों में भटकते रह गए दोनों, जमाने की निगाहों में भटकते रह गए दोनों। किया था कौन सा अपराध, किया था कौन सा अपराध जो हमने मोहब्बत की, किया कौन सा अपराध जो हमने मोहब्बत की। न तुम समझे न हम समझे तड़पते रह गए दोनों, तड़पते रह गए दोनों। और मेरा कविता जिंदगी पे आधारित है। जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती रहती और हम फिर उसको कैसे उसको पार करके आगे फिर जीवन जीना आरंभ करते हैं, इसी पे मेरा अगला गीत है। ढूंढती हूँ जिंदगी को हर गली हर मोड़ पर, साथ चलते चलते जाने कब गई मुंह मोड़ कर। ढूंढती हूँ जिंदगी को हर गली हर मोड़ पर, साथ चलते चलते जाने कब गई मुंह मोड़ कर। मुस्कुराती खेलती हंसती थी एक दुनिया मेरी, बारी बारी पर गए तन्हा मुझे सब छोड़कर, बारी बारी पर गए तन्हा मुझे सब छोड़कर। ढूंढती हूँ जिंदगी को हर गली हर मोड़ पर, साथ चलते चलते जाने कब गई मुंह मोड़ कर। सिर्फ अश्कों का सहारा आँख को बाकी रहा, गुम न हो जाए कहीं ये भी पलक को छोड़कर, गुम न हो जाए कहीं ये भी पलक को छोड़कर। रफ्ता रफ्ता सांस की रफ्तार कम हो जाए है, रूह खो जाए खला में जिस्म की हद तोड़कर, रूह खो जाए खला में जिस्म की हद तोड़कर। जिंदगी के आईने में देख चेहरा डर गया,
झूठ छुप सकता भला क्या, आईना तो आईना भी तोड़ कर ढूंढती हूँ जिंदगी को हर गली हर मोड़ पर। असलियत किरदार रुतबा की बता देता है जो, हर कोई जाता है जो तारीख अपनी छोड़कर। हर कोई जाता है जो तारीख अपनी छोड़कर। ढूंढती हूँ जिंदगी को हर गली हर मोड़ पर, हर गली हर मोड़ पर। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छी आवाज है नीलम जी आपकी। धन्यवाद अच्छा मैम। जी इजाजत हो तो अगला बंद पढ़े या जैसी आपका आदेश। फिर आपके पास हम लोग लौट के आएंगे। जी जी मैम जी। आप हमारे साथ बने रहे। जी जी। कंचना जी लग रहा है विनय जी का नेट बहुत स्लो चल रहा है। करुणा जी को एक बार फिर बुला लें। मुझे भी लग रहा है। करुणा जी को ठीक है। करुणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है राजविराज से, नेपाल से जुड़ी हुई है। मैंने पहले भी उनके परिचय में कहा था कि वो साहित्य के साथ साथ जो है रेडियो कर्मी भी हैं, रेडियो से जुड़ी हुई हैं और बहुत से सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। आपको फिर से एक बार मैं मंच सौंप रही हूँ। आप अपनी कविता पाठ या गीत जो भी गाना चाहे, कविता पाठ वाचन करना चाहे कर सकती हैं। जी कंचना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस मंच पर उपस्थित अभी जो नीलम मैडम जी का मैंने सुना, बहुत ही सुंदर उनकी आवाज भी है और खुद भी बहुत सुंदर हैं। वैसे ही प्रदीप जी की कविता मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दिल को छू गई। मैं उन्हें पहली बार सुनी और मुझे आशा है जो मैं उन्हें बराबर सुनती रहूं। तो मैं अपनी एक और कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मरी हुई चेतना, मरी हुई चेतना, डरी हुई अभ्यर्थना, सरी हुई सामाजिक व्यवस्था। मरी हुई चेतना, डरी हुई अभ्यर्थना, सरी हुई सामाजिक व्यवस्था, निरंकुश राजनीतिक सोच, बेखौफ गुंडा राज, अराजक युवा, पद लोलुप वृद्ध और पद पृष्ठ नारी एवं भूखे बच्चों के रहते किसी भी तरह का उत्सव व्यर्थ है। मरी हुई चेतना, डरी हुई अभ्यर्थना, सरी हुई सामाजिक व्यवस्था, नृशंस राजनीतिक सोच, बेखौफ गुंडाराज, अराजक युवा, पदलोलूप वृद्ध, पद पृष्ठ नारी एवं भूखे बच्चों के रहते किसी भी तरह का उत्सव व्यर्थ है। जरूरत है ऐसे क्रांति की जो इस व्यवस्था का आमूल बदल दे। जरूरत है ऐसे क्रांति की जो इस व्यवस्था को आमूल बदल दे, घृणित राजनीतिक को कुचलने एक नई व्यवस्था का सूत्रधार करे तथा आदमी को आदमी बनाने में समर्थ हो, वरना राम राज्य हो या रावण राज्य, वरना राम राज्य हो या रावण राज्य। जनता के लिए जीना, जनता के लिए जीना मरने से पहले तक की एक खौफनाक प्रक्रिया है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं एक और छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज रिश्तों का रंग है और कल हम लोग का महोत्सव भी है, लेकिन लगता है कि हम लोगों का रिश्ता अब कहीं सिर्फ एक औपचारिक बन के ही न रह जाए आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो अभी हम लोग का ये दायित्व है कि हम लोग इस रिश्ते को मजबूत करें। और वैसे तो कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ हम लोगों को बता दिया कि हमारी क्या औकात है, एक इंसान की क्या औकात है इस पृथ्वी पर। तो अब भी हम में थोड़ा वक्त है जो हम अपने रिश्तों को बचा के रखें। लोग होंगे हजारों लेकिन सहज सरल ये लोग न होंगे।
लोग होंगे हजारों लेकिन सहज सरल ये लोग न होंगे, बिना स्वार्थ जो हाथ बढ़ा दे, बिना प्रीत जो साथ निभा दे। लोग होंगे हजारों लेकिन सहज सरल ये लोग न होंगे, बिना स्वार्थ जो हाथ बढ़ा दे, बिना प्रीत जो साथ निभा दे। जहां रहे मदमस्त हमेशा, जहां रहे मदमस्त हमेशा, असहायों पर स्नेह लुटा दे। अब ऐसे संजोग न होंगे सहज सरल, अब लोग न होंगे। अब ऐसे संजोग न होंगे सहज सरल, अब लोग न होंगे। मन दर्पण जीवन दर्शन हो, मन दर्पण जीवन दर्शन हो, चित्त नदी जलसा पावन हो। मन दर्पण जीवन दर्शन हो, चित्त नदी जलसा पावन हो। सोच सदा उन्नत हो जिनकी, ध्यान धर्म में भाव प्रबन हो। सेवा हित हठ योग न होंगे, सहज सरल अब लोग न होंगे। होंगे लोग हजारों लेकिन सहज सरल अब लोग न होंगे। सेवा रही साधना जिनकी, सेवा रही साधना जिनकी, मन वांछित है भावना जिनकी। अखिल विश्व परिवार है जिनका, सबकी खुशी है कामना जिनकी। एकाकी मन योग न होंगे, सहज सरल अब लोग न होंगे। होंगे लोग हजारों लेकिन सहज सरल अब लोग न होंगे, सहज सरल अब लोग न होंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा करुणा जी। आज के समय, आज के राजनीति और आज का समाज, सब कुछ उभर के आ गया। सचमुच सहजता इतनी आसानी से मिलती कहाँ है। पर मैं पुनः किन्हीं और की तरफ जाने से पहले मैं कंचना जी का परिचय देना चाहूंगी। हमारे प्रदीप जी और नीलम जी के लिए कंचना जी का भी चेहरा और उनकी पहचान अजनबी ही है। तो मैं बता दूं कि कंचना जी हिंदी की प्राध्यापिका हैं, मैथिली में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं और कई कहानियां, कविता, मैथिली की कविताएं और लिखा करती हैं कहानियां। मुझे लगता है बहुत जल्द कहानी संग्रह भी हमारे सामने होंगी, ये शुभकामना है हमारी। और मैं उम्मीद करूं कि इस मंच को उन्हें भी सुनने की इच्छा जरूर होगी हम सबकी। तो कंचना जी, मैं सबकी तरफ से आपको बुलाना चाहूंगी। विनय जी के साथ परेशानी हो रही है और मिश्रा सर से मैं कहना चाहूंगी कि आप अगर जाएंगे तो वो जगह खाली होगी तो शायद वो जुड़ पाए, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा उनके साथ। तो उसके पहले मैं कंचना जी आपसे मैं दरखास्त देख करती रहा हूँ, हूँ आप यहाँ अपनी पर, परिचय सुनाएं। वो जैसे ही आएंगे हम जोड़ देंगे उसमें, लेकिन आ नहीं रहे हैं। कंचना जी, ये मंच अब जी। आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं एक प्रश्न पूछ लेती, हम लोग का समय भी थोड़ा सा ये हो जाता। जरूर पूछ लूं? हाँ, ये हम लोग तभी से इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि रक्षाबंधन का जो शुरुआत है, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में अगर हम लोग इतिहास में जो मैंने पढ़ा हुआ है, तो इतिहास में मैंने हुमायूं और कर्मावती के बारे में पढ़ा हुआ है कि कर्मावती जब मतलब उन पे आक्रमण की बात आती है तो वो हुमायूं को रेशम की डोरी भेजती हैं अपनी मदद के लिए। तो क्या हम लोग राखी की शुरुआत यहाँ से माने या फिर उस समय से माने, जबकि पौराणिक काल में कृष्ण और द्रौपदी की जो बात आती है कि द्रौपदी कृष्ण जब शिशुपाल का वध करते हैं, उनकी उंगली में चोट लग जाती है, तो द्रौपदी उनको अपनी साड़ी फाड़ करके और बांधती हैं। तो जिसका बताया जाता है कि उसी का बदला जो है, वो एहसान बदला जो कहेंगे, भाई बहन का बंधन जो है वो चुकाते हैं चीड़ हरण के समय में। दूसरा वहाँ एक चीज और भी डाला हुआ है उसमें कि युधिष्ठिर और इसका क्या नाम था उनका, अर्जुन के बेटे का, अभिमन्यु। अभिमन्यु। हाँ, कुंती बांधती है अभिमन्यु को राखी, ऐसा भी है वो। यानी कि राखी का कहीं भी परिचय नहीं है, सिर्फ एक डोर है जो बांधा हुआ है। तो क्या हम लोग माने कि वही चीज की शुरुआत हुई होगी? एक बात कहना चाहूंगी कंचना, कि हमारे जो धर्म और हमारी जो संस्कृति परंपरा रही है वो इतनी गहरी है कि उसको मैं हुमायूं से तो जोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि ये बंधन
रक्षा रक्षा शब्द जो है वह रक्षा बंधन बना। तो एक जो हमारी मान्यता रहती है, हर वो व्यक्ति जिसको जो सुरक्षित रख सके, जिसकी जो रक्षा कर सके जी और ये हमारी परंपरा हमारे वेद और पुराण से चली आ रही है। कई एक किस्से इसमें जुड़े हुए हैं। और हुमायूं का जहां तक सवाल है, तो एक जो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, मुझे लगता है हमारे इतिहास से हमसे बेईमानी की कि हमें एक ही पक्ष दिखाया और हम उसी के पीछे पागल हो गए, क्योंकि हम सही कहा लोगों ने आपने। उसी इतिहास को पढ़ा जो रोमिला थापर या उन लोगों ने जो कुछ लिखा। पर जी कभी जी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि हुमायूं को जब अपनी सुरक्षा के लिए पद्मावती ने भेजा था, तो उसके बाद हुमायूं ने क्या किया था, ये हमने नहीं पढ़ा है। जबकि सच ये है कि हुमायूं कभी उन तक पहुंच ही नहीं सका, पहुंचा ही नहीं। उस वक्त तक उसे ये समझ में आ गया था कि उसे उसकी मदद करनी है जो उसके कौम का है। और उस वक्त भी वही जौहर, वही बच्चों को लेके मरना, और लगभग 35,000 से अधिक रानियों ने जहर किया था। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस बात को हमें अपनी धर्म संस्कृति को से जोड़कर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक जो बुद्धिजीवी वर्ग ने जो फैला रखा है, उसे हमें यहाँ पे इनकार करना पड़ेगा कि हमारी जड़ें मुगल कालीन जड़ें नहीं है, हमारी जड़ें उससे बहुत पहले की जड़ें हैं। बहुत पहले की तो आज के सही कहा। समय में मैं मानूं तो बस मैं इतना मानती हूँ कि हम हर उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार है जो हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी मिट्टी की, हमारे वतन की, हमारे देश की। तो उस नाते ये रक्षाबंधन का एक बहुत बृहद रूप हमारे सामने आता है और हमें उसी को मान्यता देनी चाहिए। बाकी आप प्रदीप जी हैं, करुणा जी भी कुछ कहना चाहें तो जी कह सकते श्वेता हैं। जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हुमायूं और कर्णावती की बात जब कंचना जी ने उठाई, तो उससे बहुत पहले से ये चला आ रहा था रक्षाबंधन का त्योहार। तो उसी को देखते हुए कर्णावती ने उनको रेशम की डोर भेजा, लेकिन इसकी शुरुआत वहां से नहीं हुई, बहुत पहले से हुई है। और ये त्रेता युग में भी था और द्वापर युग की बात कंचना जी ने उठाई। लेकिन मेरा मानना है कि ये सिर्फ भाई बहन का नहीं था। पहले हम लोग को भी याद है, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो पंडित जी आते थे और एक मौली जैसा धागा लेकर के आते थे और वो मंदिर में चढ़ा करके और सबको पंडित जी बांध दिया करते थे। वो आज भी बांधते हैं, आज भी बांधने के लिए ये आज भी होता है। और रक्षाबंधन विश्वास का पर्व है। लेकिन मुझे लगता है ये जो अभी जो इतना चाइनीज राखी सब आ रहे हैं मार्केट में, रंग बिरंग की राखियां आ रही है और बहुत सारे गीत बन जाते हैं, और ये सब मुझे लगता है बॉलीवुड की देन है। ये निश्चित आधुनिकता, है। ये आधुनिकता में सारी चीजें भूली हुई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो मूल हम लोगों का है वो यही है कि जो हमारे संबंध है वो मजबूत बने रहे। जी, चाहे वो द्रौपदी के द्वारा बॉलीवुड तो गया हो, हर त्योहारों को याद दिलाना है, हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है। बॉलीवुड ने करवा चौथ को कितना मतलब ग्लैमरस बना दिया। जी जी जी, वो सब फिल्मों की देन है। जो करवा चौथ कुछ राज्यों में सीमित था, आज ये पूरा यूनिवर्सल हो गया है, तो ये सब फिल्मों की देन है। खैर जो भी है, हम लोगों का अपनी जो सनातन संस्कृति है बहुत पुरानी है, उसकी जड़ें कहाँ से हैं ये किसी को मालूम नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, हम लोगों एक बात मैं फिर कहूँ करुणा जी कि बॉलीवुड की देन तो है, और कहीं ना कहीं ये मानिए कि शायद हम अपने बच्चों को उस तरह नहीं जोड़ पाते जो बॉलीवुड की वजह से वो जुड़ जाते हैं। उन्हें वो चमक दमक अच्छा लगता है, इसकी वजह से वो करवा चौथ भी जानना चाहते हैं, तीज भी जानना चाहते हैं और रक्षाबंधन भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट भी है। एक यहाँ पर बाहरी आडंबर जो भी होता हो, पर एक अच्छी बात है कि हमारी जो नई पीढ़ी है ना, वो चाहे शादी के समय के कुछ रीति रिवाज हैं, तो वो सच है कि उसकी वो पवित्रता कहीं खो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक संवाहक भी बन रही है कि ये देश विदेश में लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा सचमुच में आपके कल्चर में ऐसा होता है। क्योंकि मैं जब भारत से यहाँ आई नेपाल, और यहाँ उस वक्त जो कसौटी जिंदगी की और क्या 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 सब सीरियल चला करते थे, तो
तो यहाँ जब लोग देखते थे तो वो मुझसे सवाल करते थे कि क्या सचमुच में भारत की ऐसी फैमिली होती है कि वहाँ इतने प्यार से लोग रहते हैं, वहाँ ऐसा होता है, इस तरह शादियां होती हैं। तो ये एक है कि विस्तार तो जरूर मिला है, पर एक जो हमारे मौलिकता कंधे कहीं पे खो गई जिम्मेदारी है। है। मैं कहना चाहूंगी कि मौलिकता कहीं खो गई है हम लोगों की, हाँ, जो उस अपनी मौलिकता को संस्कृति हम बरकरार जी रखें तो शायद हमारे बच्चे भी रख सकते हैं। जी पर बिल्कुल जी। चलिए, एक अच्छी बात है। नीलम जी कुछ कहना चाह रही थी जो हम लोग सुन नहीं पाए। ये कह रहे हैं कि हम हमारी मजबूती देशों में विदेशों में जहां हम अपनी पहचान बनाए हैं, इसी सभ्यता और संस्कृति के दम पे ही हम अपनी एक अलग, और हर देश हमारी सभ्यता और संस्कृति को जानना चाहता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को बिल्कुल। कि मुझे लगता है कि कोई भी धर्म या कोई भी जो हमारे यहाँ की रीति रिवाज हैं, उनको जी हमें सहजता देनी होगी, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी उसको स्वीकार कर पाएगी। जी जी उसको हम जितना जटिल बनाएंगे, अगर सोचेंगे कि वो आज से सदियों पहले जैसा था वैसा ही हो, तो शायद जी हम ही उसे जिंदा नहीं रख पाएंगे। तो जी जी समय के हिसाब से वातावरण, देश काल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ जाके वो उसको सहजता मिल जाती है। जैसे हम देखें कि हमारे यहाँ जब छठ का त्योहार होता है, तो पहले जी जितनी जटिलताएं थी वो आज के समय में कम हो गई हैं, इसलिए उनका प्रचार प्रसार जी ज्यादा हो जी रहा है। जी तो ये अच्छा अच्छा है कि चलो जैसे भी हो हम उसे जिंदा तो रख पा रहे हैं, नहीं से हाँ बेहतर है। तो हाँ एक तो अब आगे संयोजिका महोदय आप क्या कह रही हैं, अब आप कहें। नहीं, मैं यही कह रही थी कि जितना सहज और सरल किसी चीज को प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो आधुनिकता से, उनको हम वहां से बाहर तो नहीं ला सकते ना। तो उनके लिए अब ये राखी का, जैसे पहले वो पंडित बांधा करते थे, अगर उस दौरान हम लोग उस युग में अगर चले जाएंगे तो हमारे बच्चे उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, वो रंग बिरंगी चीज देखेंगे, वो गीत सुनेंगे, नया गीत आएगा, तभी वो इस चीज में इंजॉय कर पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि इस बंधन को जितना ही हम लोग सरल सहज रूप में हम लोग लें, और उतना ही अपने आने वाले पुस्ता को अगर दें, तो वो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। और मैंने सिर्फ इसीलिए इस चीज को जोड़ा है, ताकि अगर जो हमारे जो बच्चे हैं अगर हमारे साथ ही बैठ करके देख रहे हो, तो वो राखी के महत्व को समझें और कल का जो पर्व है वो लोग अच्छे से मनाएं। जी, अब मैं अपनी एक छोटी सी कविता जो है वो पढ़ दूं। नीलम जी माइक म्यूट कर लें प्लीज। जी, मुझे अब भी याद है वो दिन, मुझे अब भी याद है वो दिन जब साइकिल की घंटी बजती और माँ दौड़ कर आंगन में आती। उन्हें लगता कि उनके भाई आए होंगे, उन्हें लगता कि उनके भाई आए होंगे, और उदास लौट जाती थी, क्योंकि अभी उनके भाई आए ही नहीं। उनका चेहरा बुझ जाता और हम हंसने लगते। मुझे अब भी याद है वो दिन। ये राखी का ही दिन होता था, जब आंखें दरवाजे पे टिकी होती थी, आंगन लीपे जाते थे, पीढ़ियां धोई जाती थी, पकवान की तैयारी की जाती थी। माँ के साथ और भी काकी भाभी को राहें तकते देखती हम बहनें खूब हंसती थी। मुझे अब भी याद है वो दिन। पर तब कहाँ पता था कि ये तो चलन है, जब तक आप साथ हैं तो कोई इंतजार नहीं, मगर जब आप दूर चले जाते हैं, ब्याह दिए जाते हैं, तब यही सब कुछ आपके साथ भी होता है। आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, और बदल गई है साइकिल की घंटी। अब नहीं बजती है साइकिल की घंटी, नहीं लीपे जाते हैं आंगन, नहीं रखी जाती है पीढ़ी, और अब बजते हैं मोबाइल की घंटियां। अब मैसेज आते हैं, अब संदेश लिखे जाते हैं, शब्दों का आदान प्रदान होता है, अंगुलियां स्वयं लिख जाती हैं, तुम जहां रहो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरे भैया। अब मैं हंसती नहीं,
सोचती हूँ उन दिनों को, सच कह रही हूँ, अब मैं बिल्कुल नहीं हंसती हूँ, और सोचती हूँ उन दिनों को, उस मिट्टी की महक को, जहां आंगन में माँ राह तका करती थी अपने भाई की। राखी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण कंचना जी, और दूर देश में रहने पर बहुत याद आती है अपने घर आंगन मिट्टी। जी प्रदीप जी, जी जी। आगे अब आप किसे बुला रही हैं? बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक बार फिर से विनय जी तो जुड़े नहीं है हमसे, प्रदीप जी को बुला लूं एक उनका बार फिर से। नेट कुछ, हाँ ठीक है, प्रदीप जी को बुलाते हैं हम लोग। विनय जी को सुनना चाह रही थी मैं, पर उनका नेट काम नहीं कर रहा है, वही इसलिए। विनय विनय जी हम लोग एक बार उनका वेट करते हैं, और तब तक हम लोग प्रदीप जी को सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रदीप जी को सुनना। ठीक है। मैं अपने कुछ मुक्तक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी सावन का महीना है, और पहला मुक्तक बाबा केदार के चरणों में। कभी तुम ना दिखो तब भी तेरा दीदार हो जाए, कभी तुम ना दिखो तब भी तेरा दीदार हो जाए, हुनर ऐसा अगर पालूं मुकम्मल प्यार हो जाए, इबादत का सलीका अब तलक ना सीख पाया था, इबादत का सलीका अब तलक ना सीख पाया था, मगर अब चाहता हूँ तू मेरा केदार हो जाए, मगर अब चाहता हूँ तू मेरा केदार हो जाए, कभी तुम ना दिखो तब भी तेरा दीदार हो जाए। और अब अपनी पहचान का मुक्तक। सुहानी शाम और तेरी कहानी याद आती है, महकती भोर थी कितनी सुहानी याद आती है, तुम्हारे बाद वो दिलकश नजारा फिर नहीं गुजरा, तुम्हारे बाद वो दिलकश नजारा फिर नहीं गुजरा, मेरी आगोश में सिमटी दीवानी याद आती है, मेरी आगोश में सिमटी दीवानी याद आती है, सुहानी शाम और तेरी कहानी याद आती है। एक मुक्तक और। नियोजित हर कहानी का अजब किरदार बन बैठा, नियोजित हर कहानी का अजब किरदार बन बैठा, निरंतर डूबते संबंध का पतवार बन बैठा, मगर वो नर्म सी बाहों का घेरा चुभ रहा अब भी, मगर वो नर्म सी बाहों का घेरा चुभ रहा अब भी, तुम्हारे बाद यूं बिखरा कि खुद अखबार बन बैठा, तुम्हारे बाद यूं बिखरा कि खुद अखबार बन बैठा, नियोजित हर कहानी का अजब किरदार बन बैठा। और विनय जी आ गए हैं, इसलिए मैं अपना एक आखिरी मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर आपसे अनुमति दूंगा। तेरे अधरों पे छाई जो वो लाली बन गया होता, महकते प्रेम के उपवन
कमाली बन गया होता। मुकद्दर पर नहीं है वश, कोई यह मान ली हमने। मुकद्दर पर नहीं है वश, कोई यह मान ली हमने। तेरी यादें न होती तो मैं खाली बन गया होता। तेरी यादें न होती तो मैं खाली बन गया होता। तेरे अधरों पे छाई जो वो लाली बन गया होता। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। मन तो था कि सुनती रहूं आपको। फिर कभी बहुत ही अच्छा है प्रदीप जी, पर विनय जी को पकड़ा जाए नहीं तो कहीं वो फिर न गायब हो जाए। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि विनय जी फिर भाग जाए, हम लोग उनको सुन नहीं पाए। इसीलिए विनय जी को देखते ही हम वापस हो लिए। जी अजी कंजना जी, बस नेटवर्क की कोई दिक्कत थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। कोई बात नहीं, आप फिर जुड़ गए हैं और हम लोग आज आपको हाँ सुनेंगे ही। तो एक बार मैं छोटा सा आपका परिचय दे देती हूँ विनय जी। जी तो जी विनय जी संथाल परगना के नौनीहट से हैं। पूरा नाम इनका विनय सौरभ जी है और मैं इस नाम से बखूबी वाकिफ भी हूँ। आप झारखंड के सहकारिता विभाग में कार्यरत हैं। देश के शीर्ष पत्र पत्रिकाओं में लगभग 300 कविताएं इनकी संस्मरण लेख आदि प्रकाशित हैं। कविता लेखन के लिए कादम्बिनी का युवा लेखन पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली राष्ट्रभाषा विभाग बिहार सरकार द्वारा पुरस्कृत है। कविवर कन्हैया स्मृति सम्मान भी इन्हें दिया गया है और सूत्र सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है। विनय जी, ये 2 पंक्तियां मैंने आपके लिए भी लिखी थी। अच्छा। बखूबी जानती हूँ आपको, बखूबी जानती हूँ आपको, आपकी कविताओं से मैं गांव की वादियों से है, गांव की वादियों से आपका गहरा संबंध और मेरी भी जान बसती है गांव में। कहते हैं लगाव लगाव को खींचता है, मुझे भी खींचा है इसी लगाव में। बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक स्वागत है आपका इस मंच पे। धन्यवाद आप सबों का। और ये काठमांडू से, ये नेपाल से कोई कार्यक्रम है जिसमें मेरी आज की ये पहली भागीदारी है, इस तरह से पहला अनुभव है। और जो श्वेता जी ने कल कहा कि रिश्तों पर कुछ कविताएं मुझे सुनानी है, तो मेरा ये प्रिय विषय रहा है। और चूंकि कल रक्षाबंधन है, तो इस तरह से तो मैंने किसी अवसर विशेष के लिए कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन अपनी बहन के लिए कुछ कविताएं लिखी हैं। अपनी से एक बड़ी दीदी थी हमारी, तो उनकी शादी लगभग 2000 में हुई थी। तो उनकी शादी के 2-3 दिनों के बाद ये कविताएं लिखी गई हैं, जो तकरीबन आप इस कविताओं के लिखे जाने की उम्र लगभग 20 साल हो गया। तो उस दीदी की स्मृति में मैं तो 2-3 कविताएं मैं सुनाता हूँ पहले। और वो आज इस अवसर में इसको पढ़ना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन ये अवसर ऐसा है कि इसे पढ़ा ही जाना चाहिए। बहुत पहले कथन पत्रिका एक दिल्ली से रमेश उपाध्याय जिसके संपादक हुआ करते थे, और उन्होंने ये कविताएं छापी थी। इस शीर्षक है छोटकी दीदिया के लिए 2 कविताएं। बहनें होती ही हैं कितने रोज के लिए, बहनें होती ही हैं कितने रोज के लिए, पूरे घर आंगन में उनकी स्मृतियां और स्पर्श ही बजते हैं, जिन्हें लांगते फलांगते चलते बुलते घर के भीतर वे बाहर भीतर भागती रहीं। यहाँ का पानी कुछ ही वर्षों के लिए होता है उनके लिए, कुछ 100 शामों के लिए रसोई का आटा, यहाँ का चावल नमक और हल्दी
कुछ ही अवधि के लिए। कितनी तेजी से बढ़ती है उनके भीतर जिम्मेदारी की भावना। ताज्जुब होता है जब खदकते अधहन के बीच कम उम्र में चावल के 2 दानों से ही भात का तापमान जान लेती हैं। जबकि हम उस समय सड़कों पर आवारा भागते फिरते हैं। आंगन, पड़ोस और स्कूल तक की यात्रा में उनका रिश्ता कब रसोई से जुड़ जाता है पता ही नहीं चलता। एक दिन वे अपनी सहेलियों के झुंड से अलग कर देती हैं हमें। तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। वे अपनी दुनिया बनाती हैं, तब हमराज नहीं रह जाते उनके। वहां के बारे में थोड़ा बहुत ही जान पाते हैं। उनके जाने के बाद ही पता चलता है कि उनसे ही ये घर था। हम जाते हैं पहली बार कुछ दुविधा और द्वंद्व में भरकर उनके ससुराल। जब माँ कहती है, विदाई के 8 दिन हो गए, जाओ लीवा लाओ लीवा लाओ, जाने कैसी होगी हमारी बेटी। एक दूसरी कविता है। ईश्वर करे उसका जीवन साथी हम दोनों भाइयों से भी अच्छा हो। हम तो कभी कभी झगड़ भी पड़ते थे। ईश्वर करे उसका जीवन साथी हम दोनों भाइयों से भी अच्छा हो। हम तो कभी कभी झगड़ भी पड़ते थे। अब यहाँ यह कैसी वीरानी है, जैसे कोई मेला उठ गया हो और दिख रहा हो खाली मैदान। कुछ रिश्तेदार बचे हैं, 1-2 रोज में धीरे धीरे चले जाएंगे सब। जुटानी है घर में बिखरी हुई चीजें। अस्त व्यस्त हो गया है ब्याह में ये घर। निष्प्राण हो गई है वस्तुएं। जहां जो चीजें पड़ी हैं रहने दो। मन में गहरा सन्नाटा है और उदासी तो जैसे हवा में घुल गई है। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। टेंट वाले को कह दो कि अभी नहीं, कल शाम को आकर हिसाब कर ले, या 2-4 दिनों के बाद आए। विदा हो गई बहन की स्मृतियां पसरी हैं घर में। अब उसका स्पर्श पीछा करेगा रसोई में, दरवाजे पर, अलगनी पर, पढ़ने की मेज पर। विदा हो गई बहन की स्मृतियां पसरी हैं घर में। अब उसका स्पर्श पीछा करेगा रसोई में, दरवाजे पर, अलगनी पर, पढ़ने की मेज पर। देर से लौटने पर उसका यह कहना माँ की तरह, बाबूजी नहीं रहे तो तुम लोगों को कोई कुछ कहने वाला नहीं। खाना ठंडा हो रहा है, मुझे फिर से गर्म करना पड़ेगा। हाथ मुंह धोकर बैठो, ऐसे नहीं। उसके जाने के बाद हम सबका बचपन जैसे खत्म हुआ। अब तो सारे दृश्य गड़बड़ हो रहे हैं। उसकी पिटाई तो कभी हुई नहीं, सबसे दुलारी बेटी थी। माथे पर लाल रिबन बांधकर हुलसते हुए स्कूल जाने का दृश्य। पहली बार रोटी गोल बना देने की कौशल पर उसका झूम उठना। बाबूजी की मृत्यु पर बार बार मूर्छित होना। कोलाज में बदल गई हैं बहन की स्मृतियां। उसके ससुराल में सभी लोग अच्छे ही हैं, लेकिन उसका बचपन अभी गया नहीं। कैसे विदाई के समय उसकी रुलाई स्कूल जाते बच्चे की सी थी। और आजकल विदाई के समय ऐसे भी रोती हैं लड़कियां भला। अभी और कुछ कविताएं में मतलब चूंकि रिश्ते पर है, तो ये रिश्ता ऐसा है कि हमारा रिश्ता तो माहौल को बिल्कुल भावुक बना दिया विनय। और फिर लौटकर कंचना जी आप आएंगी विनय जी के पास। उनके एक बहुत ही पुरानी कविता है पिताजी की कमी, जो मैं सुनना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अगर नीलम जी को बुला ले तो बेहतर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माहौल बहुत ही मतलब क्या कहें,
बिल्कुल हम लोग अपने उस क्षण में चले गए थे जब हम लोग शादी करके दूसरी जगह चले आते हैं, रहने के लिए अपना घर होता है, वहां चले आते हैं, पीछे बहुत सी यादें छूट जाती हैं, तो माहौल बड़ा गमगीन सा हो गया है एकदम। ऐसे भी हम लोग कंचना जी, एक कविता के बाद थोड़ा सा माहौल हम ठीक हो जाए, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो एक दोस्त पे लिखी गई है, वो छोटी सी कविता है, सुन लीजिए। आपके पीछे जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिएगा, बहुत खटखट आवाज आ रही है। जब आप पढ़ेंगे नहीं, वो नहीं, ये पड़ोस में कोई घर बन रहा है, उस आवाज वहां से है, इस घर से नहीं है। तो कोई बात ही नहीं है। चलिए फिर सुनते हैं हम लोग। पहले हम लोग नीलम जी को एक बार बुला लेते हैं मंच अच्छा, के लिए। ओके 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 ओके। नीलम जी के बाद हम लोग फिर से एक बार आपको सुनेंगे। क्या नीलम जी, ये मंच आपका है, आप सुना सकती हैं अपनी बातें। जी मैम, धन्यवाद मैम। मुक्तक से शुरू करती हूँ, इजाजत है? इजाजत है, इजाजत है। प्रियतम के बिना जलसा कोई महफिल नहीं लगता, प्रियतम के बिना जलसा कोई महफिल नहीं लगता, किसी भी अंजुमन में अब हमारा दिल नहीं लगता, किसी भी अंजुमन में अब हमारा दिल नहीं लगता। बहुत सोच बहुत चाहा करें कि ऐसा कि दिल बहले, बहुत सोचा बहुत चाहा कि मेरा दिल बहला करे, मगर जलवा कोई भी प्यार के काबिल नहीं लगता, जलवा कोई भी प्यार के काबिल नहीं लगता। अब मैं अपना एक गीत बना दिया कि जब लड़कियां शादी करके मायके से ससुराल जाती है तो उन्हें कैसा अनुभव होता है, उन्हें मायके की कैसी याद आती है, उसी पे है। ससुराल कितना भी प्यारा हो, मायका फिर भी याद आता है, ससुराल कितना भी प्यारा हो, मायका फिर भी याद आता है, रास्ता कितना भी कठिन हो, मन उधर हो जाना चाहता है, मन उधर हो जाना चाहता है। न जाने क्या आकर्षण होता है, न जाने क्या आकर्षण होता है, मायके की गलियों में जाते ही सब थकान मिट जाती है, गुजरा जमाना याद आता है, गुजरा जमाना याद आता है, वो बचपन याद आता है, मेरा स्कूल, मेरा पार्क, मेरा कमरा, मेरा ड्रेस, और भी ना जाने कितनी बातें याद आती हैं, बिखरी होती है दूर जगह, सच में बहुत याद आता है, सच में बहुत याद आता है। ससुराल कितना भी प्यारा हो, मायका फिर भी याद आता है, मायका फिर भी याद आता है। अगला गीत अपना पढ़ूं मैं? लोग समय की सीमा को ध्यान में रखें कंचना जी। जी जी मैम। मेरे ख्याल से अब हमें तरफ चले, जैसी की तरफ चले या आपकी तरफ आए, जैसा आदेश हो मैम, आप डिसाइड करिए। नहीं, कंचना जी को अपनी कविताएं पढ़ ले। हम लोगों ने इतना समय बिताया है, हम लोगों ने श्वेता मैम को अभी तक नहीं सुना है। जी जी जी, वही तो हमने भी देखा कि मैम ने कुछ भी पंक्तियां नहीं पढ़ी। तो हम लोग तो चाहेंगे कि पहले मैम को सुन ले, फिर उसके बाद जैसा होगा करेंगे। नहीं, मैंने अपनी कविताएं पढ़ ली हैं, मतलब मैंने कंचना जी को भी नहीं सुना और श्वेता जी को भी नहीं सुना, तो प्लीज आप दोनों अपनी एक एक कविताएं सुनाएं। श्वेता जी आप सुनाइए। मंच का आदेश। मैं आवाज दूं आपको, इस पहले मैंने कुछ आपके लिए लिखा भी था, और पहले मैं आपको आपका परिचय छोटा सा यहाँ रख देती हूँ कि आप कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी हैं, और आप तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय की है आपने। आप केंद्रीय हिंदी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर काठमांडू नेपाल की पूर्व विभागीय प्रमुख रही हैं। हिमालिनी हिंदी मासिक पत्रिका, हिमालिनी वेब पेज और हिमालिनी टीवी की आप संपादक भी हैं।
अक्षरंग कह करके एक साहित्यिक वेब पत्रिका है जिसकी आप सह संपादक हैं। और आपकी विशेषताओं पे अगर जाऊं तो आप जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत, उर्वशी, अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका भोपाल, मध्य प्रदेश, आप नेपाल प्रतिनिधि हैं। जरा फाउंडेशन साहित्य एवं संस्कृति, काठमांडू, नेपाल में आपकी संलग्नता है। आप सदस्य हैं साहित्य कला मंदिर काठमांडू नेपाल की, और आप आजीवन सदस्य हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र अकादमी काठमांडू नेपाल की। आपकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं जिनमें से अनुभूतियों के बिखरे पल, जो एक किताब कविता संग्रह है, मोदियाइन है एक, जिसकी जो कि भोजपुरी में इन्होंने लिखी है, अनुवादित है वो, और उषा प्रियमदा का कथा जगत और नारी त्रासदी, और शोध पुस्तक है ये नारी जीवन विगत से वर्तमान, विश्लेषण है, विविधा एक है, समीक्षा है जो कि, और भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र संक्षिप्त इतिहास है, और उसके बाद आधुनिक हिंदी कविता की परंपरा, एक अनुशीलन एवं शेष होते शब्द आपकी प्रकाशित कृतियां हैं। और श्वेता मैम, मैंने आपके लिए दो लाइन कहूँ, आपके लिए भी मैंने लिखा था, अच्छा लगे तो वाह वाह कह दीजिएगा आप। शब्द भी कम पड़ जाए वो शख्सियत है आप, शब्द भी कम पड़ जाए वो शख्सियत है आप, मेरी जिंदगी में बहुत अहम बनकर आई हैं आप। बहुत कुछ सीखा, समझा, स्नेह दुलार पाया, और पता ही नहीं चला कब मेरी इतनी अजीज हो गई आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्वेता मैम। बहुत अच्छा, बहुत श्वेता की बात तो वाह बनती है। मैम के सम्मान में आपने बहुत अच्छा मुक्तक लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आपका है। जी जरूर, मंच हमारा ही है। और मैं आप लोगों के रोज पे आज के ही दिन को ख्याल रखकर, बातें जब बेटियों की आती हैं, बातें जब बहनों की आती हैं, बातें जब भाइयों की आती हैं, तो उन भावनाओं में कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। हम एक बार फिर से उस क्षण की तरफ, अभी विनय जी ने जो कविता पढ़ी उससे एक आत्मीयता और जुड़ाव जो होता है ना, वो बहुत पहले का रहा मेरा, तो दिल भर आया था। बावजूद इसके समय का तकाजा यही है, तो मैं एक छोटी सी कविता में पढ़ना चाहूंगी। जब विदा हो रही थी मैं अंजुरी में भर धान को पीछे माँ की आंचल में फेंकते हुए, तो भर रही थी भैया मैं आपका घर आंगन। जब विदा हो रही थी अंजुरी में भर धान को पीछे माँ की आंचल में फेंकते हुए, तो भर रही थी भैया मैं आपका घर आंगन। सुख समृद्धि की कामना लिए भर रही थी आपकी यादों में अपनी किलकारियां, भर रही थी आपके हाथों में अपने लिए आशीष का खजाना, भर रही थी आपकी दुआओं में खुद के लिए असंख्य कामनाएं, भर रही थी आपकी इच्छाओं में खुद को मायके बुलाए जाने की चाहत। जब विदा हो रही थी अंजुरी में भर धान को पीछे माँ की आंचल में फेंकते हुए, तो भर रही थी भैया मैं आपका घर आंगन। भर रही थी आपकी यादों में अपनी किलकारियां, भर रही थी आपके हाथों में अपने लिए आशीष का खजाना, भर रही थी आपकी दुआओं में खुद के लिए असंख्य कामनाएं, भर रही थी आपकी इच्छाओं में खुद को मायके बुलाए जाने की चाहत। हाँ भैया, भर रही थी मैं आपका घर और खाली हो रही थी मैं। हाँ भैया, भर रही थी मैं आपका घर और खाली हो रही थी मैं, क्योंकि छूट रहा था बहते आंसू के साथ आपकी दहलीज पर मेरा बचपन। हाँ भैया, भर रही थी मैं आपका घर और खाली हो रही थी मैं, क्योंकि छूट रहा था बहते आंसू के साथ आपकी दहलीज पर मेरा बचपन, और घर कर रहा था इस खाली मन में अनदेखा भय उस अनदेखे आंगन के लिए। हाँ भैया, भर रही थी मैं आपका घर और खाली हो रही थी मैं, क्योंकि छूट रहा था बहते आंसू के साथ आपकी दहलीज पर मेरा बचपन, और घर कर रहा था इस खाली आंगन में अनदेखा भय उस अनदेखे आंगन के लिए जो शायद अब मेरा था। उस दिन सिर्फ आंगन नहीं छूटा था,
उस दिन सिर्फ आंगन नहीं छूटा था अधिकार भी। माँ ने कहा था अब वो घर तुम्हारा है। उस दिन सिर्फ आंगन नहीं छूटा था अधिकार भी। माँ ने कहा था अब वो घर तुम्हारा है। क्षण से कुछ टूटा था भीतर और गले की कड़वाहट ने जकड़ लिया था मेरा पूरा अस्तित्व। रिश्ते हुए दर्द को संभाल कर समझाया था खुद को, नहीं मैं पराई नहीं हूँ, ये घर भी मेरा है। रिश्ते हुए दर्द को संभाल कर समझाया था खुद को, नहीं मैं पराई नहीं हूँ, ये घर भी मेरा है। क्योंकि दीवारों पर छपी रहेंगी हमेशा मेरी याद, और उन यादों में हमेशा रहेगा मेरा घर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। मैं भी चली गई थी अपने मैके में घूमने के लिए। बहुत अच्छा, वाकई अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता। और हम लोग जो इंतजार कर रहे थे कि हम लोग श्वेता मैम को सुने, मैंने आपको बहुत बार सुना है कि जितनी बार भी सुनती हूँ कभी मेरा मन नहीं भरता है आपको सुनने से। और इसी तरह मैं एक बार फिर से विनय जी, मैं आपको फिर से एक बार मंच पे आमंत्रण दे रही हूँ कि आप अपनी कविता जो कह रहे थे कि माहौल को जरा अच्छा कर देगा, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। नहीं बस शुक्रिया। मैं छोटी सी कविता में बस सुना दे रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कोई सा दिन। कोई सा दिन। एक पूरा दिन तुम्हारे साथ खर्च करना चाहता हूँ। एक पूरा दिन तुम्हारे साथ खर्च करना चाहता हूँ। वो कौन सा महीना होगा, कौन सा दिन? क्या धूप बहुत तेज होगी उस रोज, या बादल काले हो रहे होंगे बारिश का संकेत देते हुए? क्या धूप बहुत तेज होगी उस रोज, या बादल काले हो रहे होंगे बारिश का संकेत देते हुए? क्या हवा अपनी पूरी ठंडक के साथ तुम्हारे कमरे में फैली होगी? क्या हवा अपनी पूरी ठंडक के साथ तुम्हारे कमरे में फैली होगी, बेतरतीब कागजों और किताबों के बीच? क्या तुम्हारा कमरा वैसा ही है जैसा 15 साल पहले था? क्या तुम्हारा कमरा वैसा ही है जैसा 15 साल पहले था? तुम्हारी आदतें कितनी बदली हैं? तुम्हारी आदतें कितनी बदली हैं? तुमने ठीक से रसोई बनाना सीख लिया है? कपड़े अब भी तय करके करीने से रखती हो वार्डरोब में? किराए का मेरा वो कमरा और गुलमोहर क्या अब भी दिखते हैं तुम्हारी छत से? किराए का मेरा वो कमरा और गुलमोहर क्या अब भी दिखते हैं तुम्हारी छत से? और हाँ, क्या भाई आज भी सुनता है वैसे ही डूब कर पंडित रविशंकर को? माँ के घुटने का दर्द कैसा है? तुम्हारे पिता अब कैसे दिखते हैं? क्या धूप अब भी आती है तुम्हारे बिस्तर पर? एक पूरा दिन तुम्हारे साथ खर्च करना चाहता हूँ। वह कौन सा महीना होगा, जाने कौन सा दिन। बस। क्या बात, बढ़िया भैया। बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से समय का भी तकाजा हो चला है। हम लोग अंतिम अंत में है। मेरे ख्याल से क्या कहते हैं श्वेता मैम? हम लोग अंत में हैं और मुझे लगता है 2 घंटे होने को चले। तो एक बार फिर से कुछ मुक्तक प्रदीप जी से और नीलम जी से भी सुन लें। करुणा जी शायद जा चुकी हैं जी, और विदा में पहले प्रदीप जी को पहले नीलम जी को बुला लेती हूँ, फिर प्रदीप जी को सुनते हैं, उसके साथ विदा होंगे। जी जी। तो एक बार फिर से मंच में हस्तांतरण कर रही हूँ नीलम जी को। नीलम जी अपनी मुक्तक के साथ आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं श्वेता मैम के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। तूफान में कश्ती को किनारे भी मिलते हैं, तूफान में कश्ती को किनारे भी मिलते हैं, जहां में लोगों को सहारे भी मिलते हैं, जहां में लोगों को सहारे भी मिलते हैं। दुनिया में सबसे प्यारी है जिंदगी, दुनिया में सबसे प्यारी है जिंदगी,
पर कुछ लोग जिंदगी से प्यारे भी मिलते हैं, कुछ लोग जिंदगी से प्यारे भी मिलते हैं। अगला मुक्तक है, सवेरे उठ सुनहरी भोर यह पैगाम लाती है, सवेरे उठ सुनहरी भोर यह पैगाम लाती है, ढले जब शाम सागर की लहर हर गीत गाती है, ढले जब शाम सागर की लहर हर गीत गाती है, प्रियतम सुध हमारी ले यह बहती हवा कहती है, प्रियतम सुध हमारी ले यही बहती हवा कहती है, करूं अर्पित तुझे क्या, करूं अर्पित तुझे क्या, पास में बस प्रेम पाती है, बस प्रेम पाती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। मैंने विनय जी को कहा था, उनकी कविता है पिताजी की कमीज। हाँ, सोच रही थी वही, पहले उनको ये बात बोल दूं। वो पता नहीं उनका नेट थोड़ा प्रॉब्लम है, साफ आवाज नहीं आ रही है, फिर भी मैं नहीं, सुनना चाहती आवाज छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी है, 5 पंक्तियों की है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। पिता की कमीज उसका शीर्षक ही है। पिता की कमीज खूंटी पे टंगी है, बरसों से पसीने से भीगी, पिता की कमीज खूंटी पर टंगी है, बरसों से पसीने से भीगी, पिता बरसों से इस मकान में नहीं है, हम इस कमीज को देखकर ऊर्जा और विश्वास से भर उठते हैं। बस, ठीक है, बहुत छोटी सी कविता है। बहुत बहुत मुझे भी बहुत पसंद आया। मैंने कहीं पढ़ी थी, शायद आपने फेसबुक पर भी रखा था। हाँ, बहुत पुरानी कविता है, बहुत छोटी सी, बहुत पोस्टर, इस कविता के पोस्टर बहुत बने हैं। सहमत ने इसका पोस्टर भी जारी किया था पूरे देश भर में। अच्छा। छोटी सी कविता है लेकिन बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा ये इसकी शेयरिंग बहुत हुई है जी। अब मेरे ख्याल से हम लोग प्रदीप जी को सुन ले। प्रदीप जी, चलिए एक कविता कर रहा हूँ। तुम वहां सोई हुई हो, स्वप्न में खोई हुई हो, याद तुमको कर रहा हूँ, सिर्फ आहें भर रहा हूँ, सोचता हूँ पास होती तो लिपट कर मुझसे सोती, दृश्य सारे याद आते, हर घड़ी मुझको सताते, दृश्य सारे याद आते, हर घड़ी मुझको सताते, वो उचक कर तेरा मिलना, होठ से होठों को सिलना, बाहों को बाहों में डाले, कितनी रातें काट डाले, प्यार से हाथों को रखना, खुशबू बन सांसों में बसना, आंखों के कातिल इशारे गम मिटा देते थे सारे, वो तेरी मुस्कान निश्चल कर रही है मुझको बेकल, क्या तुम्हें एहसास है मेरे लिए तू खास है, क्या तुम्हें एहसास है मेरे लिए तू खास है, भाव का हर एक कोना चाहता है तेरा होना, दूर रहना सह न पाऊं, किस तरह तुमको बुलाऊं, तुम यदि एहसास कर लो, दूर से मुझ पास कर लो, सब कहे अपनी जबानी, बन जाए ऐसी कहानी, सब कहे अपनी जबानी, बन जाए ऐसी कहानी, गलतियां सब माफ कर दो, हाँ प्रिय इंसाफ कर दो, हाँ मिले एक बार फिर से, कर ले जी भर प्यार फिर से, हाँ मिले एक बार फिर से, कर ले जी भर प्यार फिर से, आओ सपनों को संवारे, गम बहा दे सब किनारे, आओ सपनों को संवारे, गम बहा दे सब किनारे, संगिनी बनकर हमारी, सींच दो जीवन की क्यारी, हाँ हाँ तुम बनकर हमारी, सींच दो जीवन की क्यारी,
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, नीलम जी, विनय जी, करुणा जी, श्वेता मैम, और बहुत अच्छा लगा था सबको सुनना। लेकिन होता क्या है कि समय की बंदिशें होती हैं, आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों के पास इतना ही समय था मेरे ख्याल से। बहुत बहुत आभार कि हम लोगों के निमंत्रण को स्वीकार किया आपने। हिमालनी टीवी की जो प्रस्तुति थी वो आज मुझे लगता है बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही हिमालनी टीवी की भी। और हम लोगों से टेक्निकल रूप में जो हमारे साथ दे रहे थे उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता मैम का बहुत आभार जो उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया कि मुझे आज की प्रस्तुता मुझे बनाया, मुझे बताया कि नहीं आपको ये करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रदीप जी को मैंने नहीं सुना था, विनय जी से मैं जुड़ी हुई थी लेकिन सुना नहीं था। नीलम जी को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्वेता मैम के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। आप लोगों को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और नहीं, श्वेता दीदी मुझे का लगता है कि हृदय से हम आभार। लोग लाइफ है अभी खत्म होने वाला है, और कंचना जी ने जो जिम्मेदारी का निर्वाह किया, मुझे मैं संतुष्ट हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि हम लोग ऐसे ही जुड़े रहें। फिर मिलेंगे किसी एक और दूसरे रंग के साथ। जिंदगी के कई एक रंग हैं, तो बस एक रंग रिश्तों का था, तो कुछ रंग उससे भी बेहतर होंगे और हम लोग फिर दोबारा जुड़ेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरे छोटे से प्रयास को आप लोगों ने अपना समय दिया और इसे कामयाबी दी, इसके लिए मैं भी आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। नीलम जी भी व्यस्त थी, करुणा जी शायद जा चुकी हैं, विनय जी की अपनी व्यस्तता है, प्रदीप जी को मैंने एक बार कहा वो मान गए। मुझे मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जिनसे भी अनुरोध किया, मैंने किसी को कहा नहीं, और जिनको कहा वो हमारे साथ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, शुभकामना देती हूँ सारे सारे भाइयों को। और प्रदीप जी तो आप सभी को दीदी रक्षाबंधन कहते की हैं, हार्दिक दीदी कहते हैं, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हम साथ साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।